तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ की इस क्लास में, जहां पे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का डिस्कशन कर रहे थे उसी डिस्कशन को हम लोग यहां पर आगे बढ़ाएंगे एंड कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एंड होपफुली ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली सीरीज है हम लोग इसको यहां पर आज ही समाप्त करेंगे एंड देन उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जो मजेदार चैप्टर है हमारे पार्ट बी के, उन पार्ट बी के मजेदार चैप्टरों को हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के ये देखते हैं मालिक कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था एंड उसके आगे का डिस्कशन जो है वो अभी हम लोग यहां पर इमीडिएटली जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था भाई, इट इज अबाउट व्हाट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करी थी कि प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे एंड पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे, ऐसा करके डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बोला था रिजोल्यूशन और सेक्शन की भी बात करी थी यहाँ पर, दैट इज सेक्शन नंबर 114। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब जहां पर सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, जहां पर एटलीस्ट 75% की क्या चाहिए मालिक, आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो ऐसे रिजोल्यूशन को हम लोग कौन सा रिजोल्यूशन बोलते हैं, यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग मीटिंग कंडक्ट करेंगे उस मीटिंग का हमको मेंबर को क्या देना पड़ेगा मालिक, नोटिस देना होगा। उस नोटिस में बहुत सारी चीजें एज एन कंटेंट मेंशन करनी पड़ेगी और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपको सेक्शन नंबर 101 के साथ में सेक्शन नंबर 102 दैट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का भी क्या करना होगा, वहां पर कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड यही बात हम लोगों ने सेक्शन नंबर 101 को डिटेल डिस्कशन किया था कि यार 21 डेज का आपको क्लियर नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस में हर एक शेयर होल्डर को जो है वो क्या करना है, वहां पर आपको नोटिस देना है एंड शॉर्टर नोटिस पर भी हम लोग मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। जब भी हम लोग इस सेक्शन को डिटेल में गो थ्रू करेंगे तो वहां पर हम लोग और भी बहुत सारी बातें जो है वो करने वाले हैं। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 102 भी देखा था अपन लोगों ने एंड देन हमने बोला था कि राइट टू वोट, लेकिन किस मैनर में वो वोटिंग करेंगे उसके बारे में हम लोगों को यहां पर डिस्कशन करना था और मैंने आप लोगों को मैनर ऑफ वोटिंग बताए थे एंड यहां पर अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 4 टाइप्स के मैनर ऑफ वोटिंग थी। अब जब इतना सारा डिस्कशन कर लिया है तो यार एक चीज ना आपको समझनी पड़ेगी, समझो यार। तो चलिए दोस्तों यहां पे आप ना एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने जाओगे और ये कॉन्सेप्ट बात करता है अबाउट द मिनट्स बुक के बारे में बात करता है। अब मालिक ये मिनट बुक क्या होती है, देखो हम लोग बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें, लाइक हम लोग टीसीएस की बात करते हैं, लाइक हम लोग भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, लाइक हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, इन्फोसिस की बात करते हैं। तो यू नो व्हाट, ये ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिसके ना बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों जो है ना वो क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। अब जब इतने सारे शेयर होल्डर्स है ना इनके, तो होता क्या है कि क्या सारे के सारे शेयर होल्डर इनकी मीटिंग अटेंड कर पाएंगे क्या? नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो जब सारे शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं तो ऐसे शेयर होल्डर जो मीटिंग अटेंड करते हैं एंड वहां पर रेजोल्यूशन पास करते हैं, कंपनी के सारे मैटर में इंटरफेरेंस करते हैं और जब मीटिंग होती है तो वहां पर कंपनी काफी सारा डिस्कशन करती है। तो यहां पे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जिन मेंबर ने मीटिंग अटेंड नहीं करी थी उनको भी उस मीटिंग की क्या मिल जानी चाहिए, समरी मिल जानी चाहिए। उनको भी उस मीटिंग की क्या मिलनी चाहिए, वहां पर समरी मतलब क्या कि भाई हम लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं करी बट हमारे पास ये जानने का अधिकार है कि कंपनी की जो मीटिंग हुई थी उसमें कंपनी ने और कंपनी के जो शेयर होल्डर जो वहां पर प्रेजेंट हुए थे उन लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया, कंपनी ने कौन कौन से रेजोल्यूशन पास किए, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी आगे के लिए क्या प्लान कर रही है, वो सारी की सारी बातें ना उन शेयर होल्डर्स को भी पता होनी चाहिए जो शेयर होल्डर उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए थे। तो बोले अब क्या करें, मतलब कैसे इन सारी की सारी चीजों को हम लोग कैसे कंपल्सरी करें, कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करें और क्या एक ऐसा प्रोसीजर हो सकता है जिससे हर एक कंपनी बिना बोले हर एक मीटिंग की समरी प्रिपेयर कर ले। तो यू नो व्हाट, हमारे कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है मालिक, दैट इज योर सेक्शन नंबर 118। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। सेक्शन नंबर 118 होता है और ये सेक्शन नंबर 118 जो होता है वो किसकी बात करता है, मिनट बुक की बात करता है, मिनट्स बुक ऑफ द कंपनी। और अब समझना यहां पर इस मिनट्स का मतलब क्या होता है, इस मिनट्स का मतलब होता है शॉर्ट समरी। शॉर्ट समरी किस चीज की शॉर्ट समरी, शॉर्ट समरी ऑफ दी मीटिंग, मतलब जो भी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के हम लोग यहां पर क्या प्रिपेयर करेंगे मालिक, शॉर्ट समरी करके जो है वो यहां पर हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और कितने डेज में प्रिपेयर हो जानी चाहिए ये, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। और किसके विद इन 30 डेज,
आफ्टर मीटिंग, मतलब जो भी मीटिंग कंडक्ट करी है आपने उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये मिनट बुक नाम का जो कॉन्सेप्ट है, ये मिनट बुक की जो रिक्वायरमेंट है, उस मिनट बुक मतलब समरी को आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 118 एंड ये जो सेक्शन है ये भाई ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जब हम लोग डिटेल में सेक्शन को पढ़ने जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में और ज्ञान गंगा बहाएंगे और नई नई बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए यही जानना सफिशिएंट है कि जब भी कंपनी की चाहे कोई भी मीटिंग हो, उन सारी की सारी मीटिंग का हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट समरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। कितने डेज में प्रिपेयर करनी पड़ेगी, 30 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, मिनट बुक के नाम से जानते हैं। करेक्ट है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर सेक्शन क्या है? देखो यार, अभी ना हम लोग पिछले 1-2 लेक्चर से जो डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज अबाउट व्हाट, यहां पर हम लोगों ने ना मेंबर्स की मीटिंग के बारे में बात किया है। लेकिन तुम लोगों को पता है ना कि कंपनी में 2 लोगों की मीटिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे पहली मीटिंग जो होती है ना, वो होती है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। किसकी मीटिंग होती है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होती है, वो मीटिंग किसकी होती है? कंपनी के शेयर होल्डर्स की। तो कंपनी की शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है ना, वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग तो 2 तरीके से होती है। एक होती है अंडर सेक्शन नंबर 96 जिसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं मेरे भाई, और एक होती है अंडर सेक्शन 100 जिसको हम लोग ईजीएम बोलते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और मैं यदि बात करूं आप लोगों से यहां पर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कहां होती है, कैसे होती है, कब होती है एंड क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, तो यस आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि अब जो नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, इट इज अबाउट द मीटिंग ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से रिलेटेड मैं प्रोविजन को डिस्कस करने जा रहा हूं। सर एक बात बताओ ना, यदि कंपनी बन भी गई है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो सर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्यों दूसरों के घरों की खिड़कियों में झांक के देखना है कि क्या चल रहा है? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आप? देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। कंपनी है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, जब तक आपस में मीटिंग नहीं करेंगे, जब तक आपस में चर्चा नहीं करेंगे, जब तक आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे कि कंपनी की ग्रोथ के लिए हमको क्या क्या करना है, क्या कंपनी का उद्धार होगा? क्या नहीं होगा। जिस तरीके से किसी बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए मालिकों की जरूरत होती है, तो यहां पर मालिक मतलब शेयर होल्डर ने किसको पैसे देके रखे? कंपनी के नाम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पैसे देके रखे। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यदि रेगुलर फ्रीक्वेंटली बेसिस पे नहीं मिलेंगे, तो क्या उस कंपनी की ग्रोथ हो सकती है? क्या? बोले कभी नहीं हो सकती है। तो इस कंपनी की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल पे कम से कम मिल तो ले भाई, कम से कम मिल तो ले। तो यहां पर हमारे पास एक सेक्शन है, उस सेक्शन का नंबर है सेक्शन नंबर 173। एंड सेक्शन नंबर 173 जो है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। मालिक कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर लोग हैं, उनको भी वहां पर क्या करनी पड़ेगी? मीटिंग करनी पड़ेगी। इट इज नेसेसरी कि यदि मीटिंग नहीं करोगे तो भाई आपके ऊपर पेनल प्रोविजन अट्रैक्ट हो सकते हैं। बोले सर एक बात बताओ ना, कैसे मीटिंग करना है? पर डे मीटिंग करना है, वीकली मीटिंग करना है, डेली मीटिंग करना है? सर कैसे 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 कैसे? वही पर डे मतलब डेली हुआ भाई, तो कैसे मिलना है सर? आप बताओ ना, जल्दी से बताओ ना सर। तो देखो भाई, लॉ ने क्या बोला है कि यदि आप फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार मिल रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पा रहे हो तो इट इज कंपल्सरी कि इन अ ईयर देयर शुड बी एटलीस्ट 4 BM का मतलब होता है बोर्ड मीटिंग, ठीक है? 4 BM का मतलब क्या होता है मालिक? यहां पर बोर्ड मीटिंग होता है। 4 बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर। एटलीस्ट एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए कम से कम। एंड आगे प्रोविजन और देखो ना, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग shall not exceed 120 days। 120 डेज, 120 दिनों से ज्यादा 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप नहीं हो सकता है। मतलब आपको 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं रखना है। मतलब हर 120 दिन के अंदर अंदर कम से कम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या होनी चाहिए? यहां पर मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं, ये एक जनरल प्रोविजन है। हम लोग जब यहां पर लॉ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मालिक, तो वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो, और यहां पर आप लोगों को एक्सेप्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, यहां पर एक्सेप्शन क्या है? यहां पर एक्सेप्शन ये है कि कुछ ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज है, कुछ ऐसी कैटेगरी की कंपनी है जिनको भाई साल में
4 बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। वो यदि साल में 2 बोर्ड मीटिंग भी कर ले तो भी सफिशियंट है। पर अभी सारा प्रोविजन नहीं, अभी केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी मीटिंग करना कंपलसरी होती है। एंड व्हाट इज द जनरल प्रोविजन? जनरल प्रोविजन ये है कि इन अ ईयर उनको साल में 4 बोर्ड मीटिंग जो है वो करना कंपलसरी हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोविजन ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बारे में हम लोगों ने यहां पर प्रोविजन को डिस्कस किया है। करेक्ट। अब उसके बाद बात आती है कि सर आपने ना कल हमको एक कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने बोला बोलो क्या बताया था? बोले सर आपने बताया था कॉन्सेप्ट अबाउट द नंबर ऑफ डायरेक्टर। आपने ऐसा करके कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, कि एक कंपनी में ना इतने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। और यहां पर आपने क्या किया था, इसको 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया था। एक थी प्राइवेट कंपनी एंड एक थी पब्लिक कंपनी। एंड फर्दर आपने ना इसको और 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था, एक था मिनिमम और एक था मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। एंड सिमिलरली पब्लिक कंपनी में भी आपने ऐसे ही किया था, एक था मिनिमम एंड एक था मैक्सिमम। एंड सर आपने हमको बताया था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं एंड मैक्सिमम 15 होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं एंड मैक्सिमम 15 होते हैं। एंड सर आपने हमको फर्दर ये भी बताया था कि एसआर पास करके हम लोग इस 15 की लिमिट को वी कैन इंक्रीज, हम लोग इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। पर सर एक बात बताइए ना, मान लीजिए एक कंपनी है, यहीं पर आप साइड में बताओ, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है गुमनाम लिमिटेड। एंड यू नो व्हाट सर, मैंने बोला बताओ भाई जल्दी से फटाफट से क्या बोलना चाह रहे हो आप। बोले सर यू नो व्हाट, इस गुमनाम लिमिटेड में ना एक पर्सन है मिस्टर राज जो है ना वो इस कंपनी में डायरेक्टर है, वो इस कंपनी में क्या है, डायरेक्टर है। एंड सर यू नो व्हाट, ये जो हमारे राज है ना, राज आजकल वैसे भी राज नाम बड़ा फेमस चल रहा है भाई। तो अब हुआ क्या, ये जो मिस्टर राज है ना, वैसे भी आजकल आप लोगों को पता ही है ये जो राज नेम है मालिक, ये बड़ा फेमस हो रहा है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? मिस्टर राज जो है ना वो ए लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, वो बी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, वो सी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, वो डी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, वो ई लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, एंड सो ऑन। ऐसा करते करते वो बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्टर है। अब यू नो व्हाट, एक कॉमन क्वेश्चन आया। क्या कॉमन क्वेश्चन आया आपको पता है क्या? कि सर जिस तरीके से एक कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट फिक्स है, तो सर क्या एक पर्सन भी, एक इंडिविजुअल भी क्या एक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, या वो जितनी चाहे उतनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? क्या आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? बोले यस सर, एकदम सिंपल क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि सर मान लीजिए एक कंपनी है, जैसे गुमनाम लिमिटेड बोला कि गुमनाम लिमिटेड में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, 15। पर उस गुमनाम लिमिटेड का एक डायरेक्टर है मिस्टर राज। तो मिस्टर राज जो है वो मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, मतलब कितनी, मतलब कितनी भाई, हमारे इंदौर का वर्ड है कितनी, हम लोग ना कितनी को कितनी बोल देते हैं यहां पर, ठीक है। तो मिस्टर राज जो है वो कितनी कंपनियों में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, ये भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी तो कोई कानून होना चाहिए। यदि मिस्टर राज को बोल दिया जाओ राज जाओ, आपको जो करना है वो करो, जिस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होना है उस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो जाओ, आपको जो भी ऐप बनाना है आप वो ऐप बना के अपनी नई कंपनी बना। और हमने राज भाई को फ्रीडम दे दी कि राज भाई जाओ, आप जाओ, आपको जो एप्लीकेशन बनाना है, जो एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन बना के एक नई कंपनी बना के अपना काम धंधा शुरू करना है राज भाई, आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसे में राज भाई आपको पता है इंडिया में तो काम करेंगे ही करेंगे। इंडिया में 50-60 कंपनी में डायरेक्टर बन के पता लगा फॉरेन में भी डायरेक्टर बन गए, तो क्या गलत होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली। सर क्यों गलत होगा, लॉजिक बताओ ना। सर एक पर्सन की फ्रीडम पे आप तो यहां पर बाउंडेशन लगा रहे हो, आप उससे उसकी आजादी छीन रहे हो सर, ये तो गलत हो रहा है। आप उसके व्यापार मतलब उसके ट्रेड पे बैरियर क्रिएट कर रहे हो, रेस्ट्रेंट क्रिएट कर रहे हो। सर ये कितनी गलत बात है सर, सो सैड सर, व्हाट द हेल इज दिस। क्या ये लॉ है? यस मालिक, यस ये लॉ है। रीजन बिहाइंड, केवल और केवल कंपनी में डायरेक्टर बनना इज नॉट इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर बनने के बाद उस कंपनी को सही से चलाना, उस कंपनी में अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जस्टिस करना इज द बिगेस्ट टास्क फॉर एवरी डायरेक्टर। हर एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है वो। एंड यू नो व्हाट, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको लॉ में। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर? डायरेक्टर से आप क्या समझते हो? सबसे पहली चीज समझना, कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा हूं बिकॉज डायरेक्टर वर्ड आया है यहां पर।
व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर? कृष्ण भगवान क्या समझते हो आप डायरेक्टर से? बताओ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। देखो हमारे साथ में आपके प्रॉक्सी कृष्णकांत जी बैठे हुए, और इस कृष्णकांत ने क्या बोला कि बोले किसी भी कंपनी का हेड, या जैसे हम लोग स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? डायरेक्टर बोलेंगे। यदि आप मेरे से पूछोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर, तो पहले मैं आपको ना इज्जत वाली डेफिनेशन बताऊंगा, मतलब वो डेफिनेशन बताऊंगा जो लॉ मेकर ने लॉ में सस्ते नशे करके वो डेफिनेशन लिखी हुई है। और वो डेफिनेशन कहां पे लिखी हुई है आपको पता है क्या? अरे आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी मैं आपको अभी 2 मिनट में सेक्शन याद करवा देता हूं। ये डायरेक्टर लिखा है मैंने यहां पर, ये डायरेक्टर लो जी, और डायरेक्टर का सेक्शन होता है यहां पर सेक्शन 234। सेक्शन 234 करके यहां पर एक सेक्शन होता है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां पर डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहां पर लॉ मेकर ने डायरेक्टर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है मालिक कि यदि आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे ना तो आपकी भी आंखें भर आएगी प्रभु। आप भी बोलोगे कि इन्होंने क्या एक सेक्शन वेस्ट कर दिया, क्यों इस तरीके की डेफिनेशन को यहां पर मेंशन किया? यदि सस्ते नशे के यही नतीजे हैं तो हमें सस्ता नशा मंजूर नहीं है मालिक। और क्या डेफिनेशन दी इन्होंने पता है आपको? डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या डेफिनेशन दी, फिर से सुनो कि बोले डायरेक्टर वो इंसान होता है जो कंपनी के बोर्ड के अंदर एज एन डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। उस पर्सन को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? डायरेक्टर बोलते हैं। ऐसी डेफिनेशन देके ये 234 सेक्शन की इन्होंने वाट लगा दी। लेकिन यदि आप मेरे से पूछोगे मालिक कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर, मेरे लिए डायरेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टर मींस डायरेक्ट अंदर। यदि आप मेरे से पूछोगे डायरेक्टर की डेफिनेशन, तो मैं डायरेक्टर की डेफिनेशन पहले भी ऐसी देता था, अभी भी ऐसी देता हूं, और आगे आने वाले अटेम्प्ट्स के बच्चों के लिए भी ऐसी ही डेफिनेशन दूंगा। कोई भी मेरे से आके पूछता है ना सर व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर, मैं एक ही लाइन में उसको आंसर करता हूं कि डायरेक्टर मींस डायरेक्ट अंदर। एंड जैसे ही मैं ऐसे डेफिनेशन देता हूं एवरीवन इज लाइक ओ भाई 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 क्या हुआ, इससे अच्छा तो हमारे वो सस्ते नशे वाली डेफिनेशन थी। यहां पर देखो कैसा मास्टर हो रहा है भाई, ये मास्टर को भी ना जाने क्या हो गया भाई, ये टीचर भी पता नहीं कहां से घूम घाम के आया है, लगता है इसको अमावस की काली खाली रातों में कोई हवा लग गई है भाई, तभी जाकर ये ऐसी बातें कर रहा है कि बोले डायरेक्टर मींस डायरेक्ट अंदर। लेकिन आपको पता है अब टाइम आ गया है मेरा भी मुंह खोलने का, मतलब डायरेक्टर को जस्टिफाई करने का। अरे समझ रहे? अरे भाई यार समझो यार, मुंह खोलने का मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसको जस्टिफाई करने का टाइम आ गया है। यू नो व्हाट, कभी भी क्या होता है, जब भी किसी कंपनी के अंदर फ्रॉड होगा, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ जालसाजी 420 होगी, कुछ फॉर्जरी का केस चलेगा, तो सबसे पहले जो भी पुलिस ऑफिसर आएगा, जो भी सबसे पहले सीबीआई वाले आएंगे, सीआईडी वाले आएंगे, इनकम टैक्स वाले आएंगे, सेबी वाले आएंगे, वो सबसे पहले उस कंपनी में किसके केबिन में जाते हैं आपको पता है? डायरेक्टर के केबिन में। और जैसे ही वो डायरेक्टर के केबिन में जाते हैं, डायरेक्टर बोलता है साहब आप डायरेक्टली मेरे पास क्यों आए? आप हमारे अकाउंटेंट से बात करो, आप हमारे अकाउंटेंट से बात करो, आप हमारे बैक ऑफिस में बात करो, आप हमारे टेलीकॉलर, हमारे रिसेप्शनिस्ट से बात करो, आप डायरेक्टली हमारे पास क्यों आए हो? तो वहां पर वो सीबीआई वाले, वो सीआईडी वाले, वो सेबी वाले, वो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आपको नहीं पता है, आप इस कंपनी के डायरेक्टर हो, और डायरेक्टर का मतलब होता है डायरेक्ट अंदर। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है मालिक यहां पर? डायरेक्ट अंदर। और डायरेक्ट अंदर का मतलब क्या कि इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट मेड बाय द कंपनी, यदि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है तो सबसे पहले लायबिलिटी जो आएगी वो किसके ऊपर आती है? डायरेक्टर के ऊपर आती है। तो इसीलिए बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इट इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एथिकल मैनर। आपको एथिकल मैनर में वहां पर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी ड्यूटी अपने रोल के साथ में प्रॉपरली जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। यदि आप केवल और केवल कंपनी में डायरेक्टर बन के डिग्री लेना चाहते हो भाई, तो ये सेक्शन नंबर 234 जो है वो रेडी है आपके लिए, जो बोलता है डायरेक्टर मींस डायरेक्ट अंदर। आप कर लो, आपको जो करना है अंदर बाहर करना है कर लो भाई, डायरेक्टर का मतलब तो डायरेक्ट अंदर ही होता है। करेक्ट है? तो भाई सेक्शन नंबर 234 डायरेक्टर को डिफाइन करता है। अब सवाल ये उठता है कि यार आपने जब इतनी खतरनाक डेफिनेशन बना दी है तो आपको नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पे भी तो लिमिट लगानी पड़ेगी। क्या एक पर्सन किसी अनलिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? वेदर इट इज पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और जब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक जो पर्सन है वो कई सारी कंपनियों में डायरेक्टर अपॉइंट होके उस कंपनियों को चला ले? तो इसीलिए यहां पर हमारे लॉ में एक सेक्शन आया था और उस सेक्शन को नंबर दिया गया सेक्शन नंबर 165। और सेक्शन नंबर 165 जो है वो बात करता है आपसे नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की।
किसकी बात करता है वो आपसे? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करता है। और नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का मतलब क्या कि एक पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है? मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। करेक्ट है? ये बात आपको पता होनी चाहिए मालिक कि एक पर्सन, एक इंसान मैक्सिमम कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है? 20 कंपनी में, 20 कंपनीज में जो है वो डायरेक्टर हो सकता है। एक पर्टिकुलर पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनी में जो है वो क्या हो सकता है? यहां पर डायरेक्टर हो सकता है। करेक्ट है? सो दिस इज अबाउट योर सेक्शन नंबर 165। 165 में ये बात लिखी गई है कि एक पर्सन 20 कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, यहां पर मैं स्टार बना देता हूं, और ये स्टार का इंटरप्रिटेशन जब हम लोग मेन सेक्शन नंबर 165 पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे कि ये स्टार का मतलब क्या होता है। सर प्लीज 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 सर अभी बता दो ना, हम लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये स्टार का मतलब क्या है। सर ऐसे भी लाइफ में स्टार लगना मतलब कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी नेगेटिव भी होता है। सर आप अभी बता दो ना हमको ये स्टार का मतलब क्या? अरे कुछ नहीं रे बिडू, ये स्टार का मतलब क्या हुआ? ये स्टार का मतलब ये है कि लॉ मेकर ने बोल दिया ना कि मैक्सिमम 20 कंपनी से ज्यादा वो डायरेक्टर नहीं हो सकता है। पर आप एक चीज मेरी भी तो सुनो ना यार, मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको यही बोलते आ रहा हूं कि वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द बिगिनिंग मैं आपको ये बोलते आ रहा हूं कि वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। भले ही इन्होंने लॉ में लिख दिया रे झंपिया कि वो 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर नहीं हो सकता है, पर ये तो लॉ है ना। अब इसके एक्सेप्शन हम लोग बताएंगे कि यदि कोई एक पर्सन, हमारे एग्जांपल में मिस्टर राज जो 20 कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर अपॉइंटेड है, फिर भी कुछ कंपनी ऐसी होगी जो इस 20 की लिमिट से क्या होगी? एक्सक्लूडेड होगी। मतलब इन 20 कंपनीज में डायरेक्टर अपॉइंट होने के बावजूद भी मिस्टर राज जो है वो फर्दर और आगे कंपनियों में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। पर जनरल प्रोविजन क्या है? मैक्सिमम 20 कंपनी। व्हाट इज द जनरल प्रोविजन? मैक्सिमम 20 कंपनियों में जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। करेक्ट है? चलिए साहब, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट ना बड़ा सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या बोलता है वो कॉन्सेप्ट कि कभी कभी कंपनी में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स के रिलेटिव हो सकते हैं, वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉय के रिलेटिव हो सकते हैं, या वहां पर जो की मैनेजरियल पर्सन लोग होते हैं उनके रिलेटिव के साथ भी ना वो कंपनी जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकती है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर कि मान लीजिए एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है जीसीएल, दैट इज गौरव केमिकल लिमिटेड। ठीक है, अब इस गौरव केमिकल लिमिटेड में ना 3 लोग डायरेक्टर है भाई। एक डायरेक्टर है गौरव माहेश्वरी, दूसरा डायरेक्टर है भाई चेतन मंत्री सर, तीसरा डायरेक्टर है हमारे तनय कसेरा सर। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी किस चीज का केमिकल बनाती है आपको पता है क्या? ये केमिकल बनाती है भाई एचसीएल बनाती है ये। एंड यू नो व्हाट, यहां पर चेतन मंत्री सर के जो ब्रदर है ना, उन चेतन मंत्री सर के ब्रदर का भी उज्जैन में सिमिलरली केमिकल का ही बिजनेस है। और अब हुआ क्या कि चेतन मंत्री सर के जो ब्रदर है मिस्टर रोहित जो है वो हमारे गौरव केमिकल लिमिटेड के पास आते हैं और कोटेशन लेते हैं, वहां से पूछते हैं भाई एचसीएल का भाव क्या है। और मान लीजिए हमारी कंपनी में जनरली एचसीएल जो सेल किया जाता है वो सेल किया जाता है 10,000 रुपए पर टन। 10,000 रुपए पर टन में एचसीएल सेल किया जाता है। लेकिन यू नो व्हाट, मजे की बात यह है कि जिस दिन हमारे रोहित भाई हमारी कंपनी के पास एचसीएल का कोटेशन लेने आए, उस दिन ना वहां पर ऑफिस में केबिन में चेतन कुमार मंत्री सर अवेलेबल थे। और चेतन कुमार मंत्री सर ने क्या किया, वहां पर उनको 10,000 रुपए पर मेट्रिक टन की जगह ना 5,000 रुपए का कोटेशन दे दिया। और 5,000 रुपए का कोटेशन क्यों दिया उन्होंने पता है क्या? बोले यार घर में ही जा रहा है पैसा, घर के ही व्यक्ति को फायदा पहुंचा दे, ठीक है ना, क्या बात है, कंपनी इतना प्रॉफिट भी कमा रही है, थोड़ा बहुत यदि किसी को डिस्काउंट पे भी दे दिया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर यार एक लॉजिकली सोचो तुम लोग कि यार जिन शेयर होल्डर ने कंपनी में अपना खून पसीना एक करके भाई पैसा लगाया हुआ है, उन शेयर होल्डर ने अपनी जमाने जिंदगी भर की सारी पूंजी आपकी कंपनी में लगाई है इस इंटेंशन के साथ कि आप कंपनी को फेयरली चलाओगे, आप सभी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करोगे, और आप कभी भी किसी भी टाइप का कोई सीक्रेट प्रॉफिट या पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमाओगे। लेकिन आपने किया क्या यहां पर? आपने यह किया कि जो भाई चेतन कुमार मंत्री सर है उनके ब्रदर को 10,000 रुपए का माल, मतलब प्रोडक्ट भाई 5,000 रुपए में दे दिया। क्या इसमें कंपनी को 5,000 का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? बोले ऑब्वियसली हुआ।
और जब कंपनी को 5,000 का नुकसान हुआ तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर आता है? शेयर होल्डर के ऊपर आता है। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? गवर्नमेंट के ऊपर आता है। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर आता है? अदर स्टेक होल्डर के ऊपर आता है। व्हाई? बिकॉज मान लीजिए कि कंपनी का जब हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, इतना तो आप समझते ही होंगे यार, जब हम लोग कंपनी का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं बताता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले यहां पर आती है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, तो इससे आपका क्या निकल के आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप क्या माइनस करते हो मालिक? फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो। और जब आप कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तब जाके आपके पास में क्या आता है? ईबीआईटी आता है। और इस ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड जब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब मैं यहां पर इंटरेस्ट को माइनस करूंगा तो आपके पास में यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा ईबीटी या पीबीटी। और जब ईबीटी या पीबीटी में से बिफोर टैक्स है ना, तो अब इसको आफ्टर टैक्स बनाने के लिए मैं क्या माइनस कर दूंगा? यहां से टैक्स माइनस करूंगा। और जब टैक्स माइनस कर दिया मैंने यहां पर, तो यहां से क्या निकल के आया? पीएटी, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया। तो अब एक चीज देखो ना आप, गवर्नमेंट को टैक्स किस पे मिलेगा? गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा भाई इस पीबीटी पे, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। और जब आपने 10,000 रुपए का माल 5,000 रुपए पे बेच दिया है, तो मान लीजिए कंपनी की टोटल सेल आज 1,00,000 रुपए की हुई होगी, इंक्लूडिंग वो 5,000 रुपए की सेल। एंड यदि आप उसको सही प्राइस पे बेचते तो कंपनी की ओरिजिनल सेल कितनी होती? 1,05,000 रुपए की होती। और जब 1,05,000 रुपए की होती, एंड मान लीजिए यहां पर कंपनी का ईबीआईटी आ रहा है 60 का, इसमें से इंटरेस्ट घटा दिया मैंने 10 का, तो पीबीटी या ईबीटी कितना आया? 50 का आया। ऑन अदर हैंड यदि मैं ईमानदारी से कैलकुलेशन करता, यदि मैं 10,000 रुपए पे उनको प्रोडक्ट बेचता, तो यहां पर मेरा ईबीआईटी कितना आता? 65 आता। मैंने मान लीजिए यहां पर फिर से इंटरेस्ट घटा दिया, क्योंकि इंटरेस्ट तो फिक्स है 10 का, तो अब यहां पर ईबीआईटी या पीबीटी कितना आएगा? ईबीआईटी या पीबीटी आएगा यहां पर 55 का। और अब जब 55 का ईबीआईटी या पीबीटी आया, मैंने टैक्स लगाया एट द रेट ऑफ 30%, तो गवर्नमेंट को यहां पर कितना टैक्स मिलेगा भाई? 50 का 30% करो तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली आएगा 15, और 55 का यदि मैं 30% करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 16.67 आएगा। ऐसे कुछ आएगा भाई, करके देख लेते हैं यार। इतना स्ट्रांग मैथ्स होता तो आज शायद मैं रॉकेट उड़ा रहा होता। ये भी ठीक है। ठीक है, फटाफट से देखो भाई, आप 55 का 30% कर लो, यहां पर 16.5 आता है मालिक, 16.5। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलता? 16.5 का टैक्स मिलता। एंड यहां से यदि मैं माइनस करूं तो 35 पीएटी होता, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता। एंड यहां पर कितना होता? यहां पर होता, यदि मैं 15 घटा दूं तो आया 40, एंड 40 में से 1.5 घटाया तो 38.5 आया। एंड कोई प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह नहीं है, कोई प्रेफरेंस शेयर हमने इशू नहीं करके रखे हुए, तो आपको पता है डायरेक्टली ये क्या बन जाता है? ईएईएस, मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और जितनी भी अर्निंग होती, तो ये चूंकि आपने 10,000 का माल 5,000 में बेच दिया है, तो इनकी अर्निंग कितनी है? 35 ही है। यदि आप 10,000 का माल 10,000 में बेचते तो आपकी अर्निंग कितनी होती? 38.5 होती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बोले क्या बात कर रहे हो सर, आपने हमारी आंखें खोल दी। लेकिन रुको बेटा रुको, अभी तो मैंने केवल आप लोगों की आंखें ही खोली है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, और जब हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते जाएंगे तो भाई उसके बाद तुम्हारे दिमाग के तार खुल जाएंगे। मैं भी यही बात कर रहा था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मालिक कि यदि कंपनी का कोई भी प्रमोटर या डायरेक्टर अपने रिलेटिव को कम प्राइस पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो भाई उसमें कंपनी के बहुत सारे लोगों का नुकसान है। गवर्नमेंट का नुकसान है, शेयर होल्डर का नुकसान है, स्टेक होल्डर का नुकसान है। एंड भाई चलो ये लोग तो सह लेंगे रे, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो डंडा लेके घूमती है, डंडा। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट का यदि 1 रुपए का भी नुकसान होता है ना, तो गवर्नमेंट 10 रुपए रिकवर करती है किसी भी कंपनी से। तो इसीलिए यहां पर कंपनी लॉ में ये प्रोविजन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था कि जब भी आप अपनी कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस करोगे, तो वो ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए, फेयर प्राइस पे होना चाहिए, जस्टिफाइबल प्राइस पे होना चाहिए। आप अपने रिलेटिव को ऐसा प्रॉफिट नहीं पहुंचा सकते हो, ऐसा अनएथिकल बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते हो। यदि लॉ में ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली गई ना, तो आपको पता है सारे के सारे शेयर होल्डर की खून पसीने की कमाई ये जो नालायक प्रमोटर और डायरेक्टर लोग हैं, ये कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में चट कर जाएंगे। तो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 188। और आपको पता है मैं सेक्शन नंबर 188 ना लाइफ में कभी नहीं भूलता हूं। क्यों नहीं भूलता हूं आपको पता है? बिकॉज ये जो 88 है ना, ये भाई भाई है।
मतलब 8 को मैं कैसे याद रखता हूं, भाई भाई, और भाई भाई से मुझे समझ में आ जाता है रिलेटिव, और रिलेटिव से मुझे समझ में आ जाता है भाई कुछ ना कुछ तो काला गोरा होने वाला है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ काला गोरा होने वाला है। तो लॉ मेकर ने भी यहाँ पर क्या करके रखा है, एक सेक्शन बना के रखा है, सेक्शन नंबर 188, जो कि किसकी बात करता है, आरपीटी, और इस आरपीटी का फुल फॉर्म क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इस आरपीटी का नाम क्या है मालिक, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करके जो है वो इसका यहां पर नाम दिया गया है। सर इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में बेसिक कंडीशन क्या है, ओके गुड क्वेश्चन। बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन ये भाई कि जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शन शुड बी एट ALP, मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शंस किस पे होना चाहिए, ट्रांजैक्शन शुड बी ऑन आर्म्स लेंथ प्राइस, ALP पे होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। और यदि आर्म्स लेंथ प्राइस पे आपने नहीं किया है, उससे कम पे किया है, तो आपको मल्टीपल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और इवन दो आर्म्स लेंथ प्राइस की बात छोड़ दो भाई, यहां पर सेक्शन नंबर 188 ये बोलता है कि यदि आपने अपने कंपनी के डायरेक्टर के किसी रिलेटिव के साथ में कोई ट्रांजैक्शंस किया है, मतलब अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शंस किया है, तो कंपनी को एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और उस रजिस्टर में आपको पूरी की पूरी डिटेल जो है वो फेयरली वहां पे क्या करनी होगी, मेंशन करनी पड़ेगी। सो दिस इज अबाउट अनदर बेसिक कॉन्सेप्ट, इट इज अबाउट व्हाट, आरपीटी, और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करता था। एंड अब तक काफी सारी जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है मालिक, उन सारे की सारी बातों को हम लोग यहां पर मेजॉरिटी में कवर कर रहे हैं। एंड अब एक और लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं। यू नो व्हाट, मैंने यहां पर बात की थी अपने कंपनी लॉ के स्टार्टिंग की इनकॉर्पोरेशन से। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, याद करो वो दिन भाई जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए थे और आपके ऑफिस में एक क्लाइंट आया था, और क्लाइंट आने के बाद बोलता है मेरे भाई कि मुझे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है। बोले कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस क्या होता है, तो आपने उसको सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 9 तक की बात बताई थी मेरे भाई। और वहां पे आपने सेक्शन नंबर 3 में बोला था चूज करो, क्या चूज करो, कि इन तीनों में से आप कौन सी टाइप की कंपनी बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। फिर वो सिलेक्ट करने के बाद आपने उसका मेमोरेंडम बनाया, आपने उसका आर्टिकल बनाया, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बना तो एक्ट आके खड़ा हुआ, और एक्ट बोलता है मालिक बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, मतलब कि आर्टिकल और मेमोरेंडम में लिखे हुए कोई भी प्रोविजन एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। और सेक्शन नंबर 6 में हमने जब फटकार सुनी, हमने जब डांट सुनी, तो उस डांट और फटकार को सुनने के बाद हमने हाथ जोड़े और बोला जय हो प्रभु आपकी, आप जैसा बोलोगे हम आपकी सारी बातों को मानेंगे, लेकिन हमको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने दो प्रभु। तो सेक्शन नंबर 7 में हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी। एंड सेक्शन नंबर 8 ये बोलता है कि भाई प्रॉफिट कमाना हो तो सेक्शन नंबर 7 की तरफ जाओ, और यदि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, भाई स्वर्ग में स्थान प्राप्त करना हो आपको, यदि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास और आप कुछ चैरिटी वगैरह करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 8 को रेफर करो। एंड सेक्शन नंबर 7 और 8 एज द केस में भी जब आपने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, तो सेक्शन नंबर 9 बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आता है, एकदम खुश मिजाजी तरीके से आता है, और खुश मिजाजी तरीके से आने के बाद बोलता है अब हम खड़े हो गए हैं, अब हम और डराएंगे। हाँ बोले सर ये तो कोई मूवी का डायलॉग है। यस एब्सोल्युटली भाई, ये जिमी शेरगिल की कोई मूवी थी, उसी का डायलॉग है जिसमें जिमी शेरगिल ऐसा बोलता है अब हम खड़े हो गए हैं, अब हम और डराएंगे। बहुत बुरे लग रहे। तो यहां पर कंपनी भी ऐसी बोलती है कि अब हम लोग इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, अब हम लोग हमारी सेपरेट आइडेंटिटी बनाएंगे। ऐसा होता है ना भाई, जब घर में बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसको भी शौक होता है कि उसको भी लोग जाने, उसको भी लोग कॉल करें, उससे भी लोग राय ले। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ये चीज देखते हुए आ रहा था कि घर में जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था तो उसको डायलॉग दे दिया जाता था कि जब भी दो बड़े बात करें तब बच्चों को बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। उसने बोला इसकी ऐसी की तैसी, एक बार मेरी टांग तो बड़ी हो जान दो, फिर मैं दिखाता हूं इन लोगों को कि कैसे टांग अड़ाते हैं मेरे भाई। तो अब यहां पर सेक्शन नंबर 9 में क्या हुआ आपको पता है क्या? सेक्शन नंबर 9 में अब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो गई ना, कंपनी ने बोला चलो अब साइड में हटो, अब हम लोग आ रहे हैं भगवाधारी, साइड में हटो। और साइड में हटने के बाद उन्होंने क्या बोला, देखो 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 सेक्शन नंबर 9, अब हम लोग ना इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताते हैं। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या कि हमारी अब एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, हमको हमारे प्रमोटर की जरूरत नहीं है। प्रमोटर जाए उधर, हाँ समझ जाओ रे, जाए कहीं पे भी जाए साले, ये प्रमोटर कहीं पे भी जाए, हमारा एक परपेचुअल सक्सेशन है, भले कोई शेयर होल्डर रहे या ना रहे, भले कोई प्रमोटर रहे या ना रहे, बट कंपनी विल रिमेन सेम, कंपनी रहेगी। हम लोग किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे नाम से एंटर कर सकते हैं भाई, अपुन के नेम से एंटर कर सकते हैं अपुन।
फिर हमारे ऊपर कोई सूट फाइल कर सकता है एंड हम भी किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। मतलब कोई तुम्हारी कह के ले सकता है, तुम भी किसी के कह के ले सकते हो, ऐसा कंपनी बोलती है भाई। बहुत तेज हो रहा है। एंड देन उसके बाद में क्या बोलती है कंपनी कि यार यदि हम लोगों ने कॉमन सील बना ली ना तो हमको हमारी कंपनी के किसी भी डायरेक्टर की भी जरूरत नहीं है भाई। हम लोग खुद ऑथेंटिकेशन करेंगे, हम लोग खुद हमारी सील लगाएंगे, हम लोग खुद हमारी सील तोड़ेंगे भाई। हमको यहां पर और किसी और की जरूरत नहीं है। सो सेक्शन नंबर 9 में इतना पावर में आने के बाद कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद से भाई कंपनी चलने लगी थी और चलते चलते हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में सेक्शन नंबर 188 को भी कवर कर लिया था। पर मेरे भाई जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा। ये तो विधि का विधान है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कोई पहले जाता है तो कोई बाद में जाता है। वाह सर आप तो अध्यात्म की भी बात करते हो। अरे नालायक, मैं अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। यहां पर मुझे कंपनी का अंत करना है और कंपनी का अंत करने के साथ साथ मैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का अंत करना चाहता हूं मालिक। इसलिए मैं यहां पे ना इतना माहौल बना रहा हूं आप लोगों के सामने। अब आपको पता है बात करी थी स्टार्ट हमने इनकॉर्पोरेशन से, लेकिन अब बात खत्म करूंगा मैं यहां पर डिसोल्यूशन से। एंड यू नो व्हाट, कंपनी बहुत पॉजिटिव मैनर से इनकॉर्पोरेट होती है। बोले बहुत बिजनेस करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब नाम कमाएंगे, खूब गुडविल क्रिएट करेंगे एंड भाई हमारी कंपनी के ना गली गली में बोर्ड होंगे भाई। ऐसा हर एक प्रमोटर का सपना होता है। लेकिन कभी कभी प्रमोटर को भी अपना बोर्ड केजी नंबर 420 के नाम से लगा के तिहाड़ के लाइव दर्शन भी करना पड़ जाते हैं यदि वो कोई नॉन कंप्लायंस कर देते हैं तो वहां पर। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है ना वो बहुत पॉजिटिव मैनर से इनकॉर्पोरेट होती है, लेकिन उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी निकलती है जिनका डिसोल्यूशन भी जरूरी हो जाता है। तो कंपनी स्टार्ट हुई इनकॉर्पोरेशन से, लेकिन खत्म कहां पे होगी वो? डिसोल्यूशन पे। तो इनकॉर्पोरेशन इज द बिगिनिंग ऑफ द कंपनी एंड डिसोल्यूशन इज द राम नाम सत्य ऑफ द कंपनी। इट मीन्स व्हाट कि यहां पर आकर ना कंपनी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी की डेथ हो जाती है, कंपनी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाती है और इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। यहां पे बहुत बड़ी बात बोलूंगा आप लोगों के सामने कि मैं आप लोगों को यहां पर दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड कंपनी लॉ। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में मैं आपको बिजनेस को सेट करने, इनकॉर्पोरेट करने, डेवलप करने का प्रोसीजर पढ़ाऊंगा एंड उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो कंपनी लॉ में यहां पर कवर होगा। एंड इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग एसबीईसी से, लेकिन कंपनी लॉ का अंत हम लोग कहां पे करेंगे? डिसोल्यूशन पे करेंगे। और यदि शॉर्टकट डिसोल्यूशन करना है तो वो बात हम लोग आपको कहां पे बताएंगे? एसबीईसी में भी बताएंगे। तो मालिक हमारा जो ये कारवा है, ये जो जर्नी है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट हम लोग ऐसे ही करेंगे। इनकॉर्पोरेशन से लेके डिसोल्यूशन तक का पूरा की पूरा डिस्कशन हम लोगों को यहां पर करना रहेगा। सो अब फाइनली मैं आप लोगों के साथ में वो डिस्कशन कर लेता हूं कि कंपनी लॉ में टोटल कितने चैप्टर्स है और कौन सा चैप्टर किस सेक्शन पे स्टार्ट होता है एंड किस सेक्शन पे खत्म होता है। एंड ये डिस्कशन करने के बाद मालिक होपफुली हम लोग इस लेक्चर को पैकअप करेंगे, समअप करेंगे एंड कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर वुड बी जनरल मीनिंग ऑफ द कंपनी। उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मालिक हम लोग पूरी की पूरी कंपनी लॉ की जर्नी का श्री गणेश जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए मालिक, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखो चैप्टर, ऐसे हेडिंग लिखो आप लोग, यहां पर आप ऐसा लिख लो भाई। इतना जबरदस्त पढ़ो यार बेटा, आप लोग इतना बेहतरीन पढ़ो ना कि यार मजा आ जाना चाहिए। मतलब लाइफ इज लाइक कि यार कंपनी लॉ में डूब जाओ, मतलब डूबो भाई डूबो। मतलब सेक्शन यदि तुम लोगों से कोई बात कर रहा है ना कंपनी लॉ के बारे में, यदि तुम लोग कहीं ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, तुम लोग किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हो, तुम लोग यदि हनुमान जी के भंडारे में यदि खाना खा रहे हो भाई, भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हो और पास वाले ने गलती से कभी फोन पे कंपनी लॉ के एक हाथ छोटे से सेक्शन की भी बात कर ली ना, तो भाई ऐसी किताब बन जाओ कि तुमको दुनिया बोले कि भाई असली लॉ का एक्सपर्ट यही है। लेकिन हाँ, उस बात को ध्यान रखना जो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बोली थी कि कभी भी किसी को पहली ही बार में पूरी बात मत बताना। ये तुमने कभी भी किसी को पहली बार में पूरी बात बता दी मालिक, तो आपके टैलेंट की कदर नहीं होगी, वो आपको फीस नहीं देगा, वो बोलेगा कि फ्री में ही हमको सारा ज्ञान मिल गया भाई, क्या सस्ता सुंदर कंपनी सेक्रेटरी है। यदि हमको हमारी वर्थ क्रिएट करना है तो हमको एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बनने के साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली, थोड़ा सा साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति को भी लगाना पड़ेगा भाई, तब जाकर तुम लोग ना एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक पर्सन बन सकते हो। ओके सो यार मतलब
आई विल ट्राई माई बेस्ट, मतलब ड्यूरिंग दी होल जर्नी, मतलब जब भी अपन लोग ये CS एग्जीक्यूटिव में ये कंपनी लॉ SBEC जो भी पढ़ रहे हैं ना, आई विल ट्राई टू पुट माई मैक्सिमम यार, जो भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, जो मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है भाई, गलतियों से सीखा है अपनी, तो वो सारी की सारी चीजें ना मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करूंगा। सो पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा आप लोगों को साथ देना पड़ेगा मेरा, ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट इस सेंस में करना पड़ेगा कि जितना जितना मैं आप लोगों को बोल रहा हूं आपको उतना पढ़ना पड़ेगा, उतने नंबर ऑफ आवर्स यहां पर डिवोट करने पड़ेंगे। यदि मालिक बिलीव मी आपने इतना कर लिया ना, तो ये जो हमारी जर्नी जो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आज से 2-3 लेक्चर पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट करी है ना, मतलब मिरेकल क्रिएट होगा भाई, यहाँ पर मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, एंड एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा मालिक, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले मैं पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूं। लो भाई, इस पेन से, रेड कलर की पेन से हम लोग यहां पर लिखेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 1 है। मैं एक काम करता हूं, यहां पर ना एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ज्यादा मार्केटिंग कर दी यार मानस भैया, और वो अंदर से निकली थी यार वो बात, ऐसा मतलब हाइपोथेटिकली नहीं था। तो भाई सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका इनिशियल डिस्कशन करता है, प्रिलिमिनरी चैप्टर है, ये हमारा प्रिलिमिनरी चैप्टर है, और ये चलता है हमारा सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 2 तक। बस इतना सा चैप्टर है हमारा, सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 जो है वो बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एंड ये कहां से चलेगा, सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 तक का जो डिस्कशन है वो सेक्शन नंबर 3 से 22 तक का डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 में होगा। एंड एक और क्लेरिफिकेशन दे दूं मैं तुम्हें, ये जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है, मतलब सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 22 तक का जो डिस्कशन है वो हम लोगों को सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में करने के लिए मिलेगा, मतलब SBEC वाले सब्जेक्ट में करना है। इस पर्टिकुलर कंपनी लॉ में हम लोगों को यहां पर एज सच इसका इतना कोई यहां पर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करूं, ये बात करता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मैं यदि शॉर्ट में भी बोलूं, शॉर्ट में भी लिखूं, तो मालिक आप लोगों को यहां पर पूरा पूरा लिखना है, मतलब अपनी कॉपी में सारी चीजें नोट डाउन कर लेना है, एंड आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है भाई, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के सहारे मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा पूरे के पूरे 470 सेक्शंस लर्न करवाने की। तो यहां पर ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 42 तक। सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 42 तक का जो डिस्कशन है वो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी में डिस्कशन होता है। चैप्टर नंबर 4 जो होगा आप लोगों के पास मालिक, वो होगा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी। एंड यहां पर जो डिस्कशन होगा वो होगा सेक्शन नंबर 43 से लेकर सेक्शन नंबर 72 तक। सेक्शन नंबर 43 से लेकर सेक्शन नंबर 72 तक का जो डिस्कशन होगा वो आपका चैप्टर नंबर 4 होगा। मैं पूरे के पूरे चैप्टर बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग यहां पर चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मेरे देश के जवानों और जवानियों। चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट एक्सेप्टेंस डिपॉजिट बाय कंपनी, और यह चलेगा आपका सेक्शन नंबर 73 से लेके सेक्शन नंबर 76, और एक नया सेक्शन आया था यहां पर 76A तक चलेगा, टेक्निकली 76A तक चलता है ये। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, वो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की, जो कि सेक्शन नंबर 77 से लेके 87 तक का डिस्कशन करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस आप पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना भाई, ये मैं अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, एंड मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ भाई, ठीक है सर। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप ही भगवान, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आप लोग। पॉइंट नंबर 7, मतलब पॉइंट नंबर 7 मतलब चैप्टर नंबर 7 भाई, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी हो जाता है ऐसा। चैप्टर नंबर 7, इसको अपन ऐसा नाम देते हैं यार चैप्टर नंबर 7 को कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। एंड ये सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक चैप्टर होता है मालिक, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। यहां पर सेक्शन नंबर 88 से लेके 122 तक के सेक्शंस डिस्कस होते हैं, 88 से लेके 122 तक के सेक्शन डिस्कस होते हैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 में, करेक्ट। मेरे साथ साथ आप लोग यहां पर नोट डाउन करते हुए चल रहे हो, और यदि आपने नोट डाउन नहीं भी किया है तो यू नीड नॉट टू वरी, मैं आपको ये PDF जो है वो सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, करेक्ट। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 जो है वो बात करता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करता है मालिक ये, और कहां से सेक्शन स्टार्ट होता है 123 से, कहां पे खत्म होता है 127 पे। छोटू सा चैप्टर है मालिक ये, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहां पर हम लोगों को। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो कि बात करता है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी।
और ये जो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी है ये चलेगा आपका सेक्शन नंबर 128 से लगा के सेक्शन नंबर 138 तक का डिस्कशन यहां पर करना रहेगा। तो 128 से लगा के 138 तक का डिस्कशन जो है वो चैप्टर नंबर 9 में करेंगे हम लोग। सो चैप्टर नंबर 10 जो है वो बात करता है मालिक आपके लिए ऑडिट एंड ऑडिटर्स। एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स के जो प्रोविजन है वो कहां से चलेंगे, सेक्शन नंबर 139 से लेके 148 तक इसका डिस्कशन होता है। 139 से लेके 148 तक का जो डिस्कशन है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 10 में होगा। तो यस मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 11 जो है वो किसके बारे में बात करता है, ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करता है। और कहां से सेक्शन स्टार्ट होगा, 149 से लेके 172 तक का डिस्कशन यहां पर होने वाला है। और ये हमारे पार्ट बी का चैप्टर है, पार्ट बी का। कंपनी लॉ में हम लोग इसको पार्ट बी में पढ़ेंगे। यू नो व्हाट, ये भी हमारे पार्ट बी का चैप्टर है, ये भी हमारे पार्ट बी का चैप्टर है, ये भी हमारे पार्ट बी का चैप्टर है। और अब अभी अगले आने वाले 2-3 चैप्टर और जो है वो पार्ट बी से बिलोंग करते हैं मालिक। तो आप सारी की सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलो। सर ये लाइन से लाइन मिला दो, लो भाई आपकी भी अलग ही लेवल के शौक है। समझ रहे हो? ये मिला दी मैंने लाइन से लाइन। अब मालिक उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका चैप्टर नंबर 12, जो कि बात करता है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। तो जो उसके पावर की बात करता है मालिक, ये सेक्शन नंबर 173 से लेके 195 तक के प्रोविजन को कवर करता है। उसके बाद मालिक चैप्टर नंबर 13, एंड चैप्टर नंबर 13 जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ किसका, मैनेजरियल पर्सन। प्रॉपर नाम लिखना भाई आप लोग, मैनेजरियल पर्सन। तो कहां से कहां तक सेक्शन आते हैं, 196 से लेके 205 तक के जो सेक्शन आते हैं वो चैप्टर नंबर 13 कवर करता है। यदि मैं बात करूं चैप्टर नंबर 14 की, तो चैप्टर नंबर 14 3 चीजों के बारे में बात करता है। वो बात करता है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। एंड कहां से कहां तक के सेक्शन कवर होते हैं, 206 से लेके 229 तक के जो सेक्शन है वो चैप्टर नंबर 14 कवर करेगा। 470 सेक्शन तक जाना है दोस्तों, 470 सेक्शन तक जाना है। थोड़ा सा अपने दिल को थाम के बैठना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 जो है वो किसके बारे में बात करता है दोस्तों, यहां पर वो बात करता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। पूरा लिखना आप लोग यहां पर, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन ऑफ द कंपनी। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन ऑफ द कंपनी। एंड कहां से कहां तक के डिस्कशन होंगे, सेक्शन नंबर 230 से लेके सेक्शन नंबर 240 तक के डिस्कशन हम लोगों को इस चैप्टर नंबर 15 में करना है। नाउ ऑन अदर हैंड चैप्टर नंबर 16 जो है वो बात करता है आप लोगों से। सो यस मालिक, चैप्टर नंबर 16 जो है वो आप लोगों से बात करता है यहां पर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। पूरा नाम लिख लेना आप लोग, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और कहां से कहां तक की बात होती है यहां पर, देश के जवानों, सेक्शन नंबर 241 से लगा के, सेक्शन नंबर 241 से लगा के 246 तक का डिस्कशन होता है यहां पर, 246 तक का डिस्कशन होता है। उसके बाद एंड सो ऑन, फटाफट चलने दो भाई, चलने दो, सारी की सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 हम लोग पहले काम कर लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। यस मालिक यस, हमारे पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में ओनली 29 चैप्टर्स है। ओके, जल्दी हम लोगों को यहां पर पूरे 29 चैप्टर्स के नाम और उसके पैरेलल सेक्शन भी यहां पर नोट डाउन करना रहेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर एक तरफा शुरू हो जाता हूं भाई, ठीक है। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेके चैप्टर नंबर 17 का आपको नाम और सेक्शन बताने की यहां पर कोशिश करता हूं। तो यहां पे जो चैप्टर नंबर 17 है ना, इट इज वेरी कॉमन चैप्टर, बहुत जनरल चैप्टर है और एक छोटू से कॉन्सेप्ट की बात करता है, दैट इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या होता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा भी करेंगे। एंड केवल और केवल यहां पर एक सेक्शन होता है, दैट इज योर सेक्शन नंबर 247। बस यहां पर आकर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का डिस्कशन खत्म हो जाता है।
चैप्टर नंबर 18 जो है ना, अभी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है एंड आपको इसका यहां पर ना नाम भी नोट करना पड़ेगा एकदम प्रॉपरली। और देखो, रिमूवल ऑफ नेम, किसका रिमूवल ऑफ नेम करना है? ऑफ कंपनी फ्रॉम दी रजिस्टर ऑफ कंपनीज। मतलब जो आरओसी है, उस आरओसी के रजिस्टर में से हम लोग कंपनी का काट देंगे नाम। तो यहां पर हम लोग इसको यहां पर क्या बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द आरओसी। कहां से सेक्शन स्टार्ट होगा? 248 से जो कारवा स्टार्ट होता है और ये चलता है 252 तक। 252 तक ये डिस्कशन होगा। उसके बाद यदि चैप्टर नंबर 19 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 19 रिवाइवल, स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग, एंड रिहैबिलिएशन, रिवाइवल एंड रिहैबिलिएशन ऑफ कंपनीज करके जो डिस्कशन है वो डिस्कशन कहां से स्टार्ट होगा? 253 से लेके मालिक। तो यहां पे ये जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो डिस्कशन स्टार्ट होगा आपका 253 से लेके 269 तक। उसके बाद यदि हम लोग चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो चैप्टर नंबर 20 तो भाई दुकानें बंद करवाने वाला सेक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, आप पूरा लिखना भाई, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पूरा लिखना आप लोग यहाँ पर। एंड देखो मैं कैसे क्या लिखे जा रहा हूँ भाई, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे क्लास 3rd 4th में जाके लिखते थे अपनी किताबों में, कॉपियों में, वैसे मैं यहाँ पर आईपैड पे लिख रहा हूँ। बट आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान की तरह बिल्कुल सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में सारे के सारे चैप्टर्स के सेक्शन और नाम लिखना है। ये स्टार्ट होता है हमारा 270 से लेके 365 तक का डिस्कशन होगा यहाँ पर। ओ माय गॉड, एंड इतने सारे डिस्कशन हम लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में करना रहेगा। यदि मैं फटाफट से आगे बात करूं चैप्टर नंबर 21 की, तो चैप्टर नंबर 21 क्या बोलता है? कंपनी ऑथोराइज टू रजिस्टर अंडर, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंपनी है भाई जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबिलिटी रखती है। बिल्कुल कॉमन चैप्टर है, मतलब बहुत जनरल चैप्टर है, और ये 366 से लेकर 378 तक का डिस्कशन यहां पर होता है। तो अब मेरे भाई यहां पर जो एक चैप्टर नंबर 21 है ना, इस चैप्टर नंबर 21 में एक नई कंपनी भी एड ऑन हो गई है, दैट इज प्रोड्यूसर कंपनी। एंड उस प्रोड्यूसर कंपनी के सेक्शंस को भी हम लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए मिलेंगे किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। पर अभी मैं यहां पर आपको प्रोड्यूसर कंपनी का जो सेक्शन है वो प्रोड्यूसर कंपनी का सेक्शन और नाम बिल्कुल भी नहीं लिखा रहा हूं, बिकॉज 21A करके एक नया चैप्टर एड ऑन हुआ है। अब हम लोग यहां पर आएंगे डायरेक्टली चैप्टर नंबर 22 के ऊपर, जो कि बात करता है फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में, और जिसका नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी है, इस चैप्टर का नाम है भाई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और सेक्शन कहां से आते हैं यहां पर? 379 से लेके 379 से लेके फिर से 379 से लेके 393 तक के जो सेक्शन है वो इस चैप्टर नंबर 22 में डिस्कस होते हैं। चैप्टर नंबर 23 जो है वो हमारा छोटू सा गरीब सा सेक्शन जो कि गवर्नमेंट कंपनी की बात करता है, और यहां पर केवल और केवल दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 394 एंड सेक्शन नंबर 395। तो सेक्शन नंबर 394 एंड 395 का डिस्कशन चैप्टर नंबर 23 में होगा। इट इज अबाउट व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी। चैप्टर नंबर 24 जो है मालिक, चैप्टर नंबर 24 जो है, चैप्टर नंबर 24 जो है वो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस, एंड 396 से लेके 406 तक के प्रोविजन जो है वो यहां पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 25 एंड चैप्टर नंबर 25 जो है वो बात करता है किस चीज की? फर्निशिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा। जो कंपनी है भाई उनको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और डेटा वगैरह जो है वो क्या करने पड़ेंगे? सबमिट करने पड़ेंगे विद आरओसी एंड अदर अथॉरिटीज। एंड कहां से कहां तक चलता है मालिक के सेक्शन? ये हमारा केवल और केवल एक ही सेक्शन है। मैंने शायद यहां पर ना कुछ गलती करी है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भाई। ये जो सेक्शन नंबर 406 है, ये 406 नहीं, ये 404 है, और यहां पर एक ही सेक्शन आता है, दैट इज योर सेक्शन नंबर 405। 405 एक अकेला है भाई, अकेला सेक्शन है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 26 है वो बात करता है निधि कंपनी, निधि कंपनी के बारे में बात करता है। एंड अगेन यहां पर एक ही सेक्शन है, दैट इज योर सेक्शन नंबर 406, एक सेपरेट चैप्टर, चैप्टर नंबर 26 डेडिकेटेड टू निधि कंपनी। यहां पर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी के बारे में बात करता है। एंड मालिक मजे की बात ये भाई कि ये सेक्शन नंबर 407 से लेके 434 तक का डिस्कशन होगा। 407 से लेके 434 तक का डिस्कशन होगा। लास्ट 2 चैप्टर और पूरे 29 चैप्टर्स के नेम एंड सेक्शंस लिखा दूंगा मैं यहाँ पे आपको। चैप्टर नंबर 28 जो है वो बात करता है आप लोगों से स्पेशल कोर्ट की मालिक। तो मालिक ये जो स्पेशल कोर्ट वाला सेक्शन है ना, ये डील करता है आपसे, ये डिस्कस करता है सेक्शन नंबर 435 से लेके
446B तक, 446B तक के जो प्रोविजन है वो कहां पर डिस्कस होंगे आपके पास में, स्पेशल कोर्ट वाले प्रोविजन में। एंड सबसे लास्ट चैप्टर जिसका नाम है मिसलेनियस, एंड ये मिसलेनियस वाला जो आपका चैप्टर है इट वुड बी द लास्ट चैप्टर ऑफ योर कंपनीज एक्ट 2013, एंड सेक्शन नंबर 447 से लेके 470 तक के जो प्रोविजन है वो प्रोविजन यहां पर डिस्कस किए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट अवर होल सिलेबस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, एंड जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है यू नीड नॉट टू वरी माय बडी, मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आईपैड की जो स्क्रीन है ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो भाई इतना कर लो, एंड अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे, एंड द चैप्टर वुड बी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो ये जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी रहेगा इसमें से पहले आधा पार्ट कवर करूंगा, एंड देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आधा पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। तो अनडाउटली आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं भाई, ये करना ही पड़ेगा, दिस इज अवर लाइफ, एंड इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलो दोस्तों, बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून।